नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो ठोक के पूछेंगे में लगातार हम ये पूछ रहे हैं कि प्रदेश में आखिरकार अवैध खनन क्यों हो रहा है, और कहीं पर वैध तरीके से खनन हो भी रहा है तो वहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि हम स्थानीय प्रशासन से भी यही सवाल कर रहे हैं कि जो खामियां हैं उनको दुरुस्त कब तक किया जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम दो जगह की बात करेंगे। आज हम यमुनानगर जिले की भी बात करने वाले हैं और इसके साथ ही पानीपत के सनौली की हम बात करेंगे। वहां पर किस तरीके से यमुना के तट पर खनन हो रहा है, हालांकि इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि यह खनन वैध है या फिर अवैध। इसको लेकर आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही यमुनानगर जिले में जिस तरीके से ओवरलोडिंग हो रही है वो लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, लोगों को परेशानी इससे हो रही है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो ठोक के पूछेंगे में आज हम बात करेंगे यमुनानगर जिले की। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यमुनानगर का जायजा लेने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो यहां अवैध खनन से ज्यादा लोग ओवरलोडिंग वाहनों से परेशान हैं। यह हालात तब हैं जब आरटीए विभाग की ओर से इन ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन ओवरलोडेड वाहन चालकों को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके बुलंद हौसलों के चलते लोगों की जान पर बन आ गई है। लोग अब घर से निकलने में भी कतराने लगे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके एक बड़ी चिंता का सबब बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर होने के बावजूद भी बेखबर बना हुआ है। कभी दिन के उजाले में तो कभी रात के घोर अंधेरे में ये ओवरलोडेड वाहन आपको यमुनानगर की सड़कों पर फर्राटा भरते दिख जाएंगे। इन्हें ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही प्रशासन का कोई डर। जब मन चाहे तब ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में हमेशा हादसे का डर बना रहता है। खनन इस क्षेत्र में होती है और ओवरलोड का जो कार्य करते हैं और यमुना नदी के तटबंधों के पास जो खनन की जाती है उसको लेकर जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई हुई है। और अधिकारी गलत रिपोर्ट पेश करते हैं कि यहाँ कोई अवैध खनन नहीं है, यहाँ कोई पानी का भाव नहीं बदला गया, यहाँ कोई ओवरलोड नहीं है। मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आइएगा, मैं साथ चलूंगा, वीडियोग्राफी में जांच करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये अधिकारी चंद सिक्कों के लिए अपना जमीर बेच करके खनन ठेकेदारों से मिली भगत होकर के गलत रिपोर्ट उच्च अधिकारी और सरकार को भेजते हैं और ये सरकार को और उच्च अधिकारी को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और केवल इनका मकसद खनन ठेकेदारों की अवैध माइनिंग, ओवरलोड व यमुना नदी के तटबंधों को हानि पहुंचाने के कार्य में लाभ पहुंचाना है। यह खनन ठेकेदारों के साथ मिलकर एक हमारे क्षेत्र को जान माल का भारी नुकसान पहुंचाएंगे। और मेरी आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग है कि जहां इन अवैध खनन माफिया, ओवरलोड के माफिया पर कानूनी कार्रवाई की जाए, वहीं इन मिली भगत अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि यमुनानगर में ओवरलोडेड वाहनों पर आरटीए विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। आरटीए और जिला अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर की माने तो उनका विभाग ओवरलोडेड वाहनों के लगातार चालान कर रहा है। इन वाहनों को इम्पाउंड भी किया जा रहा है। रंजीत कौर का कहना है कि 1 अक्टूबर से अब तक 15 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इस महीने की अगर बात करें तो आज 8 तारीख है। 8 तारीख में हमने 100 से ज़्यादा गाड़ियों की चेकिंग करी है, जिसमें हमें 88 गाड़ियाँ ओवरलोडेड मिली और उस पर हमने आज तक 15 लाख रुपया कंपोजिशन पे जुर्माना करा, कंपोजिशन फी। रंजीत कौर ने पूरा ब्यौरा देते हुए बताया कि पिछले महीने करीब 400 वाहनों की चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान 100 गाड़ियां ओवरलोडेड पाई गई थी, जिनसे लगभग 40 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। रंजीत कौर की माने तो वो खुद भी चेकिंग के दौरान फील्ड में जाती हैं और जो भी वाहन ओवरलोड मिलते हैं या नियमों के विपरीत चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। जब भी हम चेकिंग पे जाते हैं, मैं खुद रोड पे जब भी जाती हूँ तो जो उसको नॉर्म्स के ज़्यादा उनकी हाइट है तो उनके अगेंस्ट हम उनको कटवाने के लिए भी कहते हैं और जो हमारा जुर्माना वो तो हम लगाते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में ओवरलोडेड वाहनों को लेकर ये वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सड़क पर ओवरलोडेड वाहनों की लंबी कतार दिख रही है। इसे लेकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि ये वीडियो
यमुनानगर जिले के उस इलाके का है जहां से 300-400 मीटर की दूरी पर करनाल शुरू हो जाता है। दूसरे जिले की सीमा में जब ये वाहन पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए कार्रवाई करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओवरलोडेड वाहनों के चलते और इससे बने खतरे को देखते हुए हम चेकिंग में अब और तेजी लाएंगे। हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ आगे 300-400 मीटर की दूरी पे करनाल शुरू हो जाता है। जैसे हम कोई चेकिंग शुरू करते हैं तो एक दो ट्रक हमें मिल जाते हैं और इमीडिएटली बाकी ट्रक्स जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सीमा में पहुंच जाते हैं। तो देखा आपने, यमुनानगर में प्रशासन के चौकन्ना होने के बावजूद ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। शाम ढलते ही ये ओवरलोडेड वाहन यमदूत बनकर सड़कों पर निकल आते हैं, जिससे यहाँ के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। मगर जनता टीवी ठोक के पूछता है, अगर स्थानीय प्रशासन इतना सजग है, सतर्क है और संवेदनशील है तो फिर ओवरलोडेड वाहनों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्यों ये वाहन लोगों के लिए काल बनकर सड़क पर घूम रहे हैं? और क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट। तो यमुनानगर जिले की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर आप देख रहे थे और आपने तस्वीरें भी देखी और आपने एडीसी को भी सुना। एडीसी का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं, हमारी ओर से कार्रवाई की जाती है। लगातार हम वाहनों को इंपाउंड करते हैं, उनके चालान करते हैं, लेकिन ये ओवरलोडेड वाहन चालक हैं कि मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनका ये कहना है कि अब हम इसमें और ज़्यादा तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप ये जो शख्स हैं, इनको आप जो देख रहे हैं, इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है। अधिकारियों और खनन ठेकेदारों में साठगांठ का ये आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इन दोनों के बीच में साठगांठ है और इस वजह से इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। सरकार को गुमराह किया जाता है। जो अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश की संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजस्व की हानि इससे प्रदेश सरकार को हो रही है और जो अधिकारी हैं वो संबंधित विभाग को गलत रिपोर्ट देते हैं। इनका यह कहना है कि हम इस मामले को कोर्ट भी लेकर गए, अदालत में भी लेकर गए हैं। और हमारे संवाददाता सुमित ओबेरॉय हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ। सुमित, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने भेजी है और किस तरीके से यहाँ के हालात बने हुए हैं इसका आपने जायजा लिया है, आप ही हमें विस्तार से बताइए किस तरीके से यहाँ पर ये ओवरलोडेड वाहन यहाँ के लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, परेशानी का सबब बने हुए हैं। सुमित, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है सुमित तक। जैसे ही सुमित को हमारी आवाज आएगी हम उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी है और इसमें आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर ओवरलोडेड वाहन जो हैं वो लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि कई बार हादसे भी इससे हो चुके हैं। सुमित, आप सुन पा रहे हैं क्या? हमें आपको आवाज आ रही है? जी। सुमित, बताइए किस तरीके से यहाँ ये ओवरलोडेड वाहन जो हैं वो परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ओवरलोड जो वाहन है, चाहे वो जटलाना गुमथला घाट की इस क्षेत्र की बात हो या इसी प्रकार से प्रताप नगर का जो खनन जोन का इलाका है, तो अक्सर खनन सामग्री से भरे हुए जो ओवरलोड ट्रक हैं उससे कई बार जो है हादसे भी हो चुके हैं। हालांकि इसको लेकर जो आरटीए विभाग है उसकी तरफ से भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन बावजूद उसके कई बार ऐसा है जो ओवरलोड है वो जगह जगह पर दिखाई देती है। इसको लेकर कुछ लोगों द्वारा आवाज भी उठाई गई, शिकायत भी की। हाल ही में जटलाना क्षेत्र का जो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था, जिसके बाद जो है आरटीए विभाग ने उस पर संज्ञान लिया था और उनका कहना था कि वो महज वहां से कुछ ही दूरी पर जो है 400-500 मीटर की दूरी पर करनाल डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। हालांकि आरटीए विभाग द्वारा दिन रात जो है वाहन है जो ओवरलोड वाहन उन पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार चालान की जा रही है। पिछले अगर महीने की बात करें तो करीब 40 लाख रुपए के चालान काटे गए थे और लगभग 100 गाड़ियां भी जो है इंपाउंड की गई थी। और इसी प्रकार से अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर, इसी अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 15 लाख के चालान काटे गए, काफी गाड़ियां इंपाउंड की गई। और उनका यह कहना था कि लगातार जो है आरटीए विभाग जो ओवरलोड वाहन है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि उन्हीं की वजह से जो ओवरलोड वाहनों की वजह से बहुत हादसे होते हैं और कई लोग उन हादसों में अपनी जान भी गंवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर
जिस प्रकार से ओवरलोड के इसको लेकर प्रशासन द्वारा भी, आरटीए विभाग द्वारा भी जी जिस प्रकार से जनता के द्वारा भी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया था, और ओवरलोड से किस प्रकार से जो है जहां सड़कों का नुकसान होता है वहीं कई मासूम अपनी जान भी गंवा देते हैं, उसी को लेकर आरटीए विभाग द्वारा, जो जनता टीवी द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया था, उसके बाद भी कड़ा एक्शन लिया गया। और आरटीए विभाग द्वारा कहना है कि लगातार ओवरलोड को लेकर जो है उनकी तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी ओवरलोड वाहन ना चले। बाकायदा जो पैमाइश है कि कितना सामान उसके अंदर आना चाहिए, उससे अलग अगर ऊपर बॉडी ट्रक की हो या डंपर की जो एक्स्ट्रा बॉडी लगाकर ओवरलोड किया जाता है, तो उस पर भी कार्रवाई लगातार यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल सुमित, हम सुन रहे थे एडीसी को। एडीसी का ये कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, हम इस पूरे मसले को लेकर बेहद संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, सतर्क हैं, सजग हैं, और यही वजह है कि ओवरलोडेड वाहनों पर काफ़ी हद तक हमने लगाम लगाई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अगर ऐसा है, अगर एडीसी की बात पर कुछ समय के लिए यकीन कर भी लिया जाए, तो सवाल ये उठता है कि फिर ये वाहन हमें इस तरीके से दिखाई क्यों दे रहे हैं? क्यों इनमें प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता है? जी बिल्कुल, अगर कई बार की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से जो प्रशासन है या जो आरटीए विभाग है, वो समय समय पर जो है उनके द्वारा नाके भी लगाए जाते हैं, दिन रात जो है चेकिंग भी की जाती है। और जिस प्रकार से चाहे वो जटलाना क्षेत्र की बात हो या अन्य जो क्षेत्र है जहां पर ओवरलोड वाहन अक्सर आते हैं, तो लगातार विभाग की तरफ से भी जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्रवाई के बावजूद भी जो कुछ चालक हैं या ट्रक चालक या डंपर चालक या कुछ और है, वो ओवरलोड वाहन लेकर गुजरते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जब भी इस प्रकार का मामला उठाया जाता है तो प्रशासन सजग जरूर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से जो मुद्दा जनता टीवी द्वारा उठाया गया था, प्रमुखता से इस पूरे मामले को उठाया गया था, क्योंकि प्रदेश भर के अंदर अगर हम बात करें तो ओवरलोडिंग से जो है काफी हादसे हो चुके हैं। और अगर खाली यमुनानगर जिले की बात की जाए, प्रताप नगर का इलाका हो या साढौरा का इलाका हो या जटलाना का इलाका हो, जहाँ से खनन सामग्री से बड़े ट्रक जाते हैं। चलिए सुमित, आप बने रहिए। वरयाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि HACS के अध्यक्ष हैं। वरयाम जी, क्योंकि आपने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और हमने आपका बयान सुना कि किस तरीके से आप इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट तक जाने को तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस पर लगाम अब तक नहीं लग पाई है। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन का यह दावा है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो भी प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं कि इस पर लगाम लग सके और जो यहाँ की जनता है उसको इससे राहत मिले, उसके लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? सर वरयाम जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आपको आ रही है सर? जी जी बिल्कुल वरयाम जी, हम सुन पा रहे हैं आपको जी। मैंने इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई हुई है सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अधिकारी कह रहे हैं ना कि हम कार्रवाई करते हैं जी, मैं इन अधिकारियों को पूछना चाहता हूँ, अगर मास्क का चलान ऑनलाइन हो सकता है और बेल्ट का चलान ऑनलाइन हो सकता है, जेब्रा का चलान ऑनलाइन हो सकता है, तो ओवरलोड का चलान ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता जिले में? मैं ये कहता हूं सर कि ये पब्लिकली मैसेज दे कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी जागरूक व्यक्ति को ओवरलोड वाहन सड़क पर मिलता है, वो उसके नंबर के साथ ओवरलोड की पिक भेज के एक नंबर सार्वजनिक करे, उस पर भेजे और ओवरलोड के ऑनलाइन चलान ये भेजना शुरू करे। इन्होंने दिन रात ओवरलोड वाहनों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति सर PWD एंड BR के पत्र है मेरे पास, उन्होंने लिखा है बार बार ADC मैडम को, DC साहिबा को कि भाई ओवरलोड से जो है हमारी सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सर लाखों के बिजनेस करने वाले करोड़ों की सड़कें सर राष्ट्र संपत्ति का नुकसान करके चले जा रहे हैं। ये जो जितने भी अधिकारी हैं इनकी सर एक रैकी ग्रुप बने हुए हैं, मैं उसके पुख्ता प्रमाण दे सकता हूं। वो रैकी ग्रुप जैसे ही अधिकारी ऑफिस से निकलते हैं उनकी सूचनाएं प्रोवाइड कराते हैं ओवरलोड वाहनों को, वो ओवरलोड वाहन दाएं बाएं हो जाते हैं, भाग जाते हैं। मैं ये कहता हूं सर कि इन्होंने एक भी रैकी ग्रुप पे कार्रवाई की क्या सर? और मेरे को बुलाए अपने कार्यालय में, सार्वजनिक रूप से बुलाएं। और ये जो जांच करने अधिकारी आते हैं सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी जांच अधिकारी जाएगा, चाहे पुलिस है चाहे वो माइनिंग का है, वो कैमरा लगाएगा। सर इन्होंने आज तक वो कैमरे क्यों नहीं लगाए? जो जांच अधिकारी कैमरा लगाए, 50 वाहन पकड़ते हैं, 3 पे कार्रवाई करते हैं, 47 छोड़ते हैं। छोड़ने का क्या मतलब है सर? बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ अनिल विज जी जब रोड पे जाते हैं तो कार्रवाई हो जाती है, माननीय मूलचंद शर्मा जी जब रोड पे जाते हैं कार्रवाई हो जाती है, जब मुख्यमंत्री जी रोड पे जाते हैं पंचकुला साइड तो कार्रवाई हो जाती है। ये रूटीन में कार्रवाई क्यों नहीं होती? और जब बाहर से कोई मंत्री महोदय आता है तो पकड़े जाते हैं, ये कैसे नहीं पकड़ पाते? और ये दिन में 4-4 हजार वाहन जा रहे हैं सर, 3 पे कार्रवाई करके वाहवाही लूटने का और बड़े बड़े उस पे बयान देने का ये कार्य कर रहे हैं। ये कुछ नहीं,
अधिकारियों की मिलीभगत है और इस मिलीभगत की जो भेंट है वो हमारा क्षेत्र चढ़ेगा और आने वाले समय में राष्ट्र संपत्ति का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है जिसका खामियाजा हमें और हमारे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। और यही भ्रष्ट अधिकारी मौजूदा सरकार की छवि खराब करने का भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 अगर वाहन दिखते हैं 3 पे कार्रवाई करते हैं और सुबह बड़े बड़े बयान देते हैं। 47 वाहन जो छोड़े जा रहे हैं उनके बारे में क्यों स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता? बिल्कुल, लेकिन वरराम जी आप कह रहे हैं कि आप इस मामले को, जी वरराम जी जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आप इस मामले को अदालत तक ले गए, तो वहां से क्या किसी तरह की कोई राहत या यूं कह लीजिए कि आपने जो याचिका लगाई है उस पर अगर सुनवाई हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि अदालत की ओर से क्या कुछ इसमें कहा गया है इस पूरे मामले में? अदालत में जब हमने केस डाला तो इसमें इन अधिकारियों ने एक जवाब दिया कि इस क्षेत्र में कोई ओवरलोड नहीं है। जी, मैंने उसके पुख्ता प्रमाण, पुख्ता वीडियो, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए और कोविड-19 के चलते उस केस में कोई सुनवाइयां नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उसमें डेट लग गई थी। आगामी जो भी तारीख लगेगी हम माननीय न्यायालय से हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और ये जो भी सबूत है, मैं रात की बात बताता हूँ, इनकी एक टीम आती है, 75 ट्रक हमारे सामने से गुजर जाते हैं और वो टीम एक ट्रक को पकड़ के लेके आ रही है। सर वो बाकी वाहन के छोड़े, वो किस ग्राउंड पे छोड़े? ये क्यों नहीं कहते कि उनकी मंथली बंधी हुई है, उनका जो है एंट्री लगी हुई है? सर इसके पुख्ता प्रमाण है मेरे पास कि इनकी एंट्री होती है। सर एक एक वाहन के लिए 2500 रुपए पे किए जाते हैं और वो 2500 रुपए बकायदा कोड दिए जाते हैं। उन कोडों से वाहन हरियाणा से लेकर के देश भर के कोने कोने में जा रहे हैं। सर ये ऐसे ही चले जा रहे हैं, एक वाहन मान लूंगा, 2 वाहन मान लूंगा, 20 वाहन मान लूंगा, पूरा दिन सर एक वाहन अंडरलोड दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इस प्रशासन को। एक फोटो खींचने के लिए अंडरलोड वाहन नहीं छोड़ा इन्होंने इस एरिया में। और फिर तुत्ती जाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया हमने, ओवरलोड पे अंकुश लगा दिए। सरकार को बदनाम करने और छवि धूमिल करने का कार्य प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं और केवल अपने चंद प्रॉफिट के लिए ये हमारी राष्ट्र संपत्ति सड़कों का नुकसान कर रहे हैं, जो हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से, जनता के पैसे से बनी हुई है। सर जी बहुत शुक्रिया आपका वरराम सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं HACS हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो ऊपर गलत रिपोर्ट पेश करते हैं और सरकार की छवि को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर अधिकारी चाहें, पुलिस प्रशासन अगर चाहे, तो ऐसा नहीं है कि इस ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग सकती है, इस पर लगाम लग सकती है, लेकिन इसके लिए आपको वो इच्छा शक्ति, वो बर्निंग डिजायर की जरूरत है। वो बर्निंग डिजायर अभी जो जिम्मेदार लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं इस मामले में, वो नहीं दिखा रहे हैं और यही वजह है कि अब तक इस पर लगाम नहीं लग पाई है। तो जनता टीवी की टीम सनोली में यमुना नदी का जायजा लेने के लिए पहुंची। यहां पहुंचने के बाद हमने जो देखा वो डरावना था। यहां जेसीबी मशीनों के जरिए नदी से खनन किया जा रहा था, मगर जब हमने सनोली थाने के एसएचओ से बात की तो उन्होंने दावा किया कि यह खनन पूरे तरीके से वैध है। यह हरियाणा की सीमा में भी नहीं लगता है, बल्कि यूपी की सीमा में यह हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। पानीपत की नदी में जमकर खनन हो रहा है, लेकिन यह खनन वैध है या अवैध कह पाना थोड़ा मुश्किल है। जब हमारे संवाददाता उमेश त्यागी सनोली नदी का जायजा लेने पहुंचे तो यहाँ दिन दहाड़े नदी से रेती को जेसीबी मशीनों के जरिए निकाला जा रहा था। ये तस्वीरें यहाँ आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, दिन हो चाहे रात। हम फिलहाल खड़े हैं पानीपत जिले की यमुना नदी पर, जहां पर नदी के अंदर आज कल काफ़ी जो जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसी के चलते जो नदी के अंदर काफ़ी मात्रा में रेत बहकर आया हुआ है। इसी रेत में अब अवैध खनन की ओर यहाँ पर तस्कर लगे हुए हैं। इसी रेत खनन के अंदर जो रेत खनन किया जाता है वो जेसीबी मशीनों व पोपलानों से किया जाता है, जिससे अधिक गहराई से यमुना नदी के अंदर जो रेत निकाला जाता है। इससे अब आए दिन युवा गहरे कुंड हो जाने पर उनमें डूब रहे हैं। अभी पिछले 15 दिनों में करीब 9 ऐसे युवाओं की मौत हो चुकी है, जो यमुना नदी के अंदर स्नान करते हुए गहरे कुंड में चले जाने पर उनकी मौत हो गई है। अभी पिछले सप्ताह गांव जलमाड़ा में यमुना नदी के अंदर स्नान करते हुए ऐसे एक ही परिवार के 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। वहां पर आसपास यमुना नदी के अंदर अधिक गहराई से जो रेत तस्कर हैं जेसीबी मशीन व पोपलाइन से रेत निकालते हैं, जिसके चलते मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो ये रेत खनन उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि आए दिन यहाँ बड़े हादसे होते रहते हैं। करीब 10 बच्चों की जान इस नदी में हो रहे गहरे गड्ढों में डूबने से चली गई है, मगर माफिया हैं कि मानने को तैयार नहीं।
हम फिलहाल है पानीपत जिले की सनोली यमुना नदी के अंदर, जहां पर नदी के आसपास अब फिलहाल दिन के समय भी रेत तस्कर जेसीबी मशीनों से डंपरों में रेत भर रहे हैं और तस्करी का धंधा सरेआम दिन और रात यहां पर तस्कर इस रेत तस्करी के कारोबार में जुटे हुए हैं। इसी के चलते यमुना नदी में अक्सर बाढ़ आती है और बाढ़ के चलते यहाँ पर नदी में अधिक गहराई से रेत खनन करने पर फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यमुना नदी के अंदर जो नदी के आसपास बड़ी तादाद में यहाँ पर रेत है, उसी रेत तस्करी को लेकर माफिया जेसीबी मशीनों से व डंपरों से सरेआम दिन के समय ही रेत तस्करी के धंधे में लगे हुए हैं। इसी के चलते यहाँ पर पिछले दिनों भी यमुना नदी के अंदर अधिक गहराई से जगह जगह से जल स्तर कम हो जाने पर रेत निकालने से 6 युवाओं की पीछे मौत हो चुकी है डूबने से। अधिक गहराई से रेत निकालने से कुंड हो जाने पर यमुना के अंदर जहां डूबने का खतरा बना रहता है, वहीं बाढ़ का खतरा भी सरेआम रहता है। दोनों हरियाणा और यूपी दोनों प्रदेशों के प्रशासन व सरकार की मिलीभगत से यमुना नदी के अंदर सरेआम रेत तस्करी का धंधा किया जाता है। अब स्थानीय लोगों की इस पीड़ा को भी सुन लीजिए। ना में दिन और रात में रेत निकाल कर ले जाते हैं उस पाइपलाइन के जरिए। उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यमुना में बच्चे डूब रहे हैं 8-10। फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ है और इसी के साथ ही यमुना नदी में खनन माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ पर खनन माफियाओं द्वारा एक बार फिर बड़े पैमाने पर खनन का कार्य शुरू करने की प्लानिंग बना ली गई है। खनन के कारण ही यमुना नदी में अक्सर गहरे कुंड बन जाते हैं, जिस कारण आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। अभी हाल ही में यमुना नदी में करीब 8-10 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, लेकिन इस ओर पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। तो खनन होता है, यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डूबते रहते हैं। 8-10 अब डूब गए हैं। हम यहाँ पे गोताखोर हैं, यहाँ पे पाइपलाइन लगी हुई है, इसके कारण खड्डे हो जाते हैं बड़े बड़े। यमुना के अंदर बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, उनके लिए कोई ना कोई डूबता रहता है, तो हम उनको निकालते हैं। हम गोताखोर हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसलिए अवैध खनन चालू है यहाँ पे। सनौली थाने के एसएचओ सुरेंद्र दहिया से जब बात की गई तो उन्होंने पानीपत में अवैध खनन की बात सिरे से ही खारिज कर दिया। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया का कहना है कि हमारे यहाँ कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, बल्कि जो जेसीबी मशीनें आपको दिख रही हैं वो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहाँ ये लोग यूपी सरकार से परमिशन लेकर खनन कर रहे हैं। यूपी साइड की जमुना के साथ में मिट्टी उठाई जा रही है, जो परमिशन उनकी चेक कर ली है यूपी सरकार द्वारा। यूपी के हक क्षेत्र में की जा रही है, यूपी सरकार द्वारा उनकी परमिशन है, जो वहाँ से मिट्टी उठाकर नेशनल हाईवे को यहाँ बनाया जा रहा है उसमें डाल रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसी कोई माइनिंग नहीं है, वह भी यूपी क्षेत्र में है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पानीपत की इस नदी में खनन तो हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का दावा है कि ये खनन वैध तरीके से किया जा रहा है, जो हरियाणा की सीमा में भी नहीं किया जा रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार से मिली अनुमति के बाद किया जा रहा है। मगर जो भी हो, जनता टीवी ठोक के पूछता है ये खनन वैध हो या अवैध, लेकिन ये सच है कि इससे आए दिन बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, और कब तक मासूम अपनी जान गंवाते रहेंगे? सनोली की जो यमुना नदी है उसका हाल, उसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। हालांकि एसएचओ को आपने सुना होगा, उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ अवैध खनन होता है। ये जो खनन आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें यूपी के इलाके की तस्वीरें हैं। यानी कि ये जो सीमा है, जो खनन हो रहा है, वो यूपी की सीमा में हो रहा है, ना कि हरियाणा की सीमा में हो रहा है, और उसे भी आप अवैध खनन नहीं कह सकते हैं, ये एसएचओ का दावा है। उनका ये कहना है कि ये जो खनन यहाँ पर किया जा रहा है वो यूपी सरकार की परमिशन के बाद ये सब लोग कर रहे हैं और इसमें किसी तरह की का कोई भी अवैध काम नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो खनन हो रहा है वो वैध तरीके से हो रहा है, वो यूपी सरकार की परमिशन के हिसाब से हो रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये वैध है या अवैध है, हमें इस बात में नहीं जाना है। सवाल यह है कि यहाँ बच्चों की मौत हो रही है, कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। खुद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका ये कहना है कि 10 से 12 जो बच्चे हैं वो अब तक इस नदी के जो गहरे गड्ढे हैं उसमें गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं।
साथ हैं सरपंच सुनील जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। सुनील जी, सनोली नदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी। लोगों का ये कहना है कि ये जो खनन हो रहा है ये वैध है या अवैध है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सच है कि इस नदी में जो गहरे गड्ढे हो गए इसकी वजह से, उससे यहाँ बच्चे आए दिन हादसे का शिकार होते हैं, कई बच्चों की जान भी गई है। ये सच है क्या? हाँ, ये सच है जी। जी। जैसे अब ये माइनिंग जो खनन का काम है ना, ये अवैध रूप से होता है, जो कि जमुना में ज्यादा गड्ढे पड़ जाते हैं, जेसीबी लेके तो लोग गड्ढे कर देते हैं और पानी आता है तो उन गड्ढों में पानी रुक जाता है, और गांव के बच्चे जो आसपास के गांव के नहाने के लिए जाते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले, महीने के पहले ही जलमाना का ये एक हादसा हुआ, एक परिवार के 6 बच्चे डूब गए। और ये वैसे रुकना चाहिए जी, हमारे हिसाब से काम जो है खनन का अवैध बिल्कुल रुकना चाहिए। लेकिन सुनील जी, आप भी सरपंच हैं, आपने भी जनता को, यहाँ की जो जनता है उसने आपको भी वोट किया है, और आप ये जानते भी हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन एसएचओ साहब से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि ये जो हो रहा है खनन, ये हरियाणा की सीमा में नहीं है, बल्कि ये सीमा यूपी की लगती है, और यूपी सरकार की परमिशन पर ये सब हो रहा है। ये सही है क्या? ये तो जी क्या नाम लग रहा है, ये तो पता नहीं भाई परमिशन से हो रहा है, हमारे तो उसमें अवैध रूप से हो रहा है जी। ये मतलब परमिशन का क्या मतलब, जमुना में हरियाणा की भी सीमा लगती है ना जी। अब खेत तो हमारे गाँव के भी लगते हैं ना। माफी चाहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनता टीवी ने आज ठोक कर पूछा है कि सनोली नदी के किनारे जो खनन हो रहा है वो वैध है या अवैध है। ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये सच है कि यहाँ बच्चों की जान जा रही है। कई बच्चे इस नदी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। यमुनानगर जिले में किस तरीके से ओवरलोडिंग वाहन लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। जनता टीवी ठोक के पूछता है कि कब इस पर लगाम लगेगी और कब प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागेगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।